Now what, sir? Now we will move to miscellaneous provisions. थोड़े miscellaneous provisions देखेंगे, और आज कंप्लीट नहीं होगा ये. थोड़े miscellaneous provisions आज देखेंगे, थोड़े कल देखेंगे, and then advance ruling करके we'll be done with GST. Okay, miscellaneous provisions. Let's start with something very simple. Tell me one thing. अगर ये पेपर मेरे पास मिला है, तो व्हाट विल बी द प्रिजम्पशन कि ये पेपर पे जो भी लिखा हुआ है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सेकंड, इसमें जो हैंडराइटिंग है वो मेरा है या किसी और का है? थर्ड, डज इट बिलोंग टू मी और समवन एल्स? द लॉ प्रिज्यूम्स कि ये जो पेपर यहाँ मिला है वो मेरा है, मेरा ही राइटिंग है, and whatever is given in that paper is correct. So basically we are talking about सर्च के केसेस में जब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो द डिपार्टमेंट विल प्रिज्यूम दैट एवरीथिंग इज करेक्ट. आप समझिए कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या हुआ. अगर लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि ये सब करेक्ट है, तो हु विल हैव द ऑब्लिगेशन टू प्रूव इट रॉन्ग? I will have the obligation to prove it wrong because the law presumes that जो भी लिखा हुआ है वो correct है. Are you clear? Okay. Go ahead. Read section 144. आप खुद पढ़िए. Done. Great. Okay. Fax copy. Is it a document? कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसका प्रिंट आउट लिया, इज इट अ डॉक्यूमेंट एंड एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? Microfilm or any kind of video, is it a document or reproduction of any image? The answer is yes, they are regarded as evidences. Go through second point. मतलब they are admissible in the court. Done. Great. Okay. Now you have to imagine something. आप ट्रांसपोर्टर हो, मैं टैक्स एवेडर हूं. एग्जाम्पल आ एग्जाम्पल. यू आर द ट्रांसपोर्टर, आई एम द टैक्स एवेडर. माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या डिपार्टमेंट आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकता है मेरे बारे में? यू आर द ट्रांसपोर्टर, आई एम द टैक्स एवेडर. द आंसर इज यस, दे कैन आस्क. और अगर आपने नहीं दिया तो ऑब्वियसली जनरल पेनल्टी लग जाएगा. गलत इंफॉर्मेशन दिया तो बाकी बहुत सारे प्रोविजन है जो लग जाएंगे. अब then the question is, when this happens, will there be a
बार ऑन द कमिश्नर टू डिस्क्लोज योर नेम। क्या पब्लिकली आपका नाम प्रचार किया जा सकता है? ये ट्रांसपोर्टर है ना, इसने ही दिया था। ऑब्वियसली नो। सो देर आर टू प्रोविजन। एक, इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड अपॉन। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो फाइन लगता है अंडर सेक्शन 124। कुछ याद आ रहा है? ऐसा एक प्रोविजन था जो बीच में पेनल्टी नहीं था। 122 पेनल्टी था, 123 पेनल्टी था, 125 पेनल्टी था, बट 124 पेनल्टी नहीं था। वो फाइन था, वो इसका फाइन था। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, 10,000 रुपीज फाइन। अगर आपने कंटिन्यू किया वैसा ही वापस रिमाइंडर आने के बाद, तो 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 25। दैट इज फाइन। प्लस, कैन द ऑफिसर डिक्लेयर योर नेम? The answer is no, not without prior consent. Go ahead, read this. All these are basically cases of जो होता है रियल लाइफ में. Have a look at it. पढ़िए. थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेना, तब याद रहेगा आगे. You are the transporter, I am the tax evader. Government has taken information from you. Can government publish कि आपने बताया है? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मर. पर यहाँ इन्फॉर्मर ऐसा नहीं है कि वो खुद आ रहा है. हियर कमिश्नर हैज आस्क्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम. मतलब यू शुड नॉट पब्लिश हिज आइडेंटिटी विदाउट हिज परमिशन. दैट्स थर्ड पॉइंट. कमिश्नर शुड नॉट से कि ये है ना, ये सबका इंफॉर्मेशन बांटते रहता है. देन नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गेट एनी बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली. ओके. Okay. Then, taking assistance from an expert, obviously, the department, any officer not below assistant commissioner can take expert opinion. किस चीज में ये चाहिएगा? बेसिकली ये केमिकल्स वगैरह में चाहिए होता है, जहाँ classification becomes a challenge. See, an officer cannot be considered as an expert of every particular science concept. So that's why he might take help of experts. Sir, can he take help from us as well? The answer is yes. Why not? Experts would not just include anyone from chemical or engineering or science background. It can also include someone as a chartered accountant. Have you come across any such case, sir? No. Okay. Can officers take samples of goods which are there with you? The answer is yes. They can take samples for testing, etc. Read fourth and fifth point. कुछ ज्यादा है नहीं. Have a look.
Done. Okay. People, I want to take a business loan. Is it, sir? Many Marwadi Gujarati sitting in the class will be like, "Hame na, sir." Now, I want to take a business loan from a financial institution. क्योंकि I cannot afford the interest of Marwadi Gujarati. तो I go to a financial institution for a loan. एक चीज बताओ, क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे व्हेन आई वांट टू टेक अ बिजनेस लोन? देखो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लूंगा तो खाली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, बट अगर बिजनेस लोन लेना है एज अ वर्किंग कैपिटल या ओडी, तो फिर बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि वो लोग बोलेंगे जीएसटी रिटर्न दो, पूरा सारे जीएसटी रिटर्न के इंफॉर्मेशन दो, फिर ये लोग को सारा प्रिंट आउट दो। वो लोग क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स मंगाएंगे, कंपेयर करेंगे। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2-3 लोन और ले रखे हो, उसका भी डिटेल मांगेंगे। डू यू अग्री विद दिस? वुड यू बिलीव? आरबीआई का ये मिशन है, दे आर कमिंग अप विथ वन पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो हो जाएगा। वंस यू गिव कंसेंट, आपको कोई हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। आज क्या होता है, लेट मी टेल यू, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द फ्यूचर। एंड आरबीआई इज वर्किंग कंसिस्टेंटली, एवरी डे इंप्रूवमेंट इज कमिंग इन दिस। पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा बीच में, ये आरबीआई की सब्सिडरी है, उसने बनाया है पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली होगा क्या, let me first tell you what happens today. There is a registered person, here is the financial institution, सारे प्रिंट आउट यहां से यहां दिए जाते हैं, और इतना सारा डेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपाइल करके चेक करना पड़ता है। दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ। You know what will happen in future? Registered person will give a consent to GST network. GST network will share this information to public tech infrastructure. बाकी आपका इनकम टैक्स का डेटा कहीं और से आ गया, बाकी आपके लोन्स के डेटा कहीं और से आ गए, ये सारे यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और ये एक जगह इकट्ठा होके ये सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस कर पाएगा एट वन प्लेस। एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा, सो देयर इज नो लीकेज ऑफ डेटा पर से। Only when you give consent at this place and to the financial institution, only then they will be able to access this information. This is trying to create a infrastructure जहां readily सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आज क्या होता है, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1, 2, 3, 4 के पास जाऊं ना, तो चारों जगह मेरे को 4 बार 4 सेट के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आगे मैं एक बार कंसेंट दूंगा, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंच गया है, उसके बाद यहाँ कंसेंट देते ही ये सारे इंस्टीट्यूशंस मेरा डेटा चेक कर पाएंगे। इज दिस गुड? यस, इट इज वेरी वेरी गुड, एंड दिस हैज अ प्रोविजन इन जीएसटी। जीएसटी में सिर्फ इतना ही है। क्यों? गवर्नमेंट अपने आप को बचाना चाहता है। क्या बोल रहे हो सर? देखिए, आज के टाइम में प्राइवेसी रिलेटेड केसेस आउटसाइड इंडिया इज हाईएस्ट। कि मेरा प्राइवेट डेटा लीक कैसे किया? ये जीएसटी नेटवर्क अपने आप को बचाना चाहता है, इसीलिए एक प्रोविजन लेके आया सेक्शन 158A, जहां बोला है कि अगर यहां से डेटा शेयर हो रहा है, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। The end result of the provision is only this much, कि GST network will not be responsible. हाँ, उसके लिए they have given full content that registered person may share all this information and give consent to GST network. GST network will transfer it to public tech
इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंट एग्रीगेटर्स करके भी एक एनबीएफसी बना हुआ है, उसको ये डेटा शेयर होगा, फिर वो डेटा यूज होगा बाय अदर प्लेयर्स, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बट मेन पार्ट ऑफ दिस इज, एक बार आपने कंसेंट दे दिया, जीएसटी नेटवर्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केस अगेंस्ट देम फॉर प्राइवेसी। You will find this in the law. You will find the essence of the provision. The essence of the provision is only to safeguard जीएसटी नेटवर्क, एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि ये प्रोविजन खाली जीएसटी नेटवर्क के सेफ्टी के लिए बनाया गया है। नहीं तो जस्ट इमेजिन, ये जीएसटी में क्या कर रहा है ये प्रोविजन, अभी शेयर करना है शेयर करो, अरे दैट इज, you share the data, let it go to one place, then it will travel to financial institution. या जीएसटी कहाँ आ गया? There is no need to bring it in GST law except for safeguarding the interest of the common portal. Are you clear with this? Let's have a look. Let's see provision क्या बोलता है। 158A, consent based sharing of information furnished by taxable person. तुमको कंसेंट देना है दो, नहीं देना है मत दो, डोंट होल्ड द पोर्टल रिस्पॉन्सिबल। The following details furnished by registered person may be shared by common portal with other systems. हाँ, because common portal is sharing with other systems, पावर दे रहा है common portal को, as may be prescribed by government on the recommendation of council. अब क्या क्या डिटेल्स शेयर कर सकते हैं? सेक्शन 39 के डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स, कि मेरे कितने जगह ब्रांचेस है, कितना मेरा 3B फाइलिंग है, एनुअल रिटर्न का डिटेल्स, पर्टिकुलर्स अपलोडेड रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई मतलब GSTR1 का डिटेल्स, ई-वे बिल का डिटेल्स, अदर प्रोविजंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Consent shall be obtained from supplier for A, B, and C, and from the recipient for B and C only where such details include identity information of the recipient. Very good point. अब बताओ, रेसिपिएंट का कंसेंट लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? देखो, मेरे को लोन चाहिए, मैंने आप सब लोगों को सप्लाई किया है, तो GSTR1 में तो आप सब लोगों का भी नाम है। Who will be responsible to take consent from the recipients? सप्लायर। क्या कोई रेसिपिएंट जीएसटी नेटवर्क के खिलाफ केस कर सकता है कि मेरा इंफॉर्मेशन कैसे लीक किया? नहीं। अब देखो आगे ये आप खुद पढ़ो, ये यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। So can anyone file a case against government or common portal? The answer is no. That's the essence of the provision. Government wanted to safeguard the common portal so that उनके खिलाफ और cases नहीं file. Okay. Then central government on the recommendation of council has notified account aggregator as a system with which information may be shared by the common portal based on consent under section 158A. Account aggregator
is basically a NBFC which undertakes the business of account aggregator in accordance with policy direction issued by RBI under its RBI Act and defined as a NBFC. ओके इसके साथ पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड किया है. Then, where a registered person opts to share information with the requesting system referred in 158A, the requesting system shall obtain consent of the said registered person for sharing such information and shall communicate the consent along with details of tax period to the common portal. Can you tell me who is the requesting system here? पढ़ के बताओ. No, requesting system is not GSTN. It's account aggregator or public tech interest. वो लोग को भी परमिशन लेना पड़ेगा और we will also, I mean, GST network will also give. The registered person shall give his consent for sharing information only after he has obtained the consent of all recipients to whom he has issued the invoice, credit note and debit note during the said period, and where he provides his consent, the consent of all such recipients shall be deemed to have been obtained. Read this again, this is a wonderful point. You will see how government is trying to safeguard itself. Requesting system, financial institution or account aggregators or public tech infrastructure. Okay, so who has to take consent from the recipients? Supplier. And अगर supplier ने अपना consent दे दिया है, should common portal वरी की recipient से consent लेना है? नहीं. जैसे ही supplier ने अपना consent दे दिया है, common portal will assume कि उस supplier ने सारे recipient से consent ले लिया है. Do you think practically supplier will take consent from all recipients? I told you, this is not for sharing information. This is for safeguarding government. कि कल जाके कोई रेसिपिएंट उठ के नहीं बोले मेरा इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर दिया, मैंने तो सप्लायर को कंसेंट नहीं किया था, जाओ उसके खिलाफ केस करो, मेरे पास मत आना. Now I have to jump outside the window. What is question आया, what will be the reason for sharing this information? बैंक लोन चाहिए था मेरे को. तुम लोग लिख लो, तुम लोग लिख लो, ये प्रोविजन में मेन चीज है, बैंक लोन चाहिए मेरे को. अब वो हार्ड कॉपी देने के जगह मैं यहां से दे रहा हूं. ओके. The common portal shall communicate the information with the requesting system on receipt from the said system.
the consent of the said registered person and the details of tax period or the recipients in respect of which the information is required. तो जो भी रिक्वेस्टिंग सिस्टम पूछेगा वो कॉमन पोर्टल दे देगा. बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर्स का सिस्टम या पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. Okay. Now, people, can we get our names published in newspaper? Yes, if a person is a tax evader. Is it, sir? Yes. गवर्नमेंट टैक्स एवेडर्स का फोटो, डायरेक्टर्स का फोटो, ट्रस्टी का फोटो पेपर में पब्लिश कर सकता है. इज इट सर? हाँ, ऐसा कभी देखा नहीं है सर. हाँ, वो लोग नहीं करता क्योंकि खर्चा कौन उठाएगा. But there is a provision in the law where tax evaders photos can be published. In fact, अगर कोई B2C सेल कर रहा है और टैक्स जमा नहीं कर रहा है और वो टैक्स खाते जा रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन डू एन एडवर्टाइजमेंट सेइंग दैट इसको मत देना, इसको दोगे तो ये टैक्स जमा नहीं कर रहा है. दैट्स बेसिकली टू स्प्रेड अ क्विक अवेयरनेस. उसके खिलाफ दे विल टेक एक्शंस बट इट इज जस्ट टू गिव अ क्विक अवेयरनेस. पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रोविजन है. बट व्हाट डू यू थिंक, इफ द मैटर इज इन अपील, कैन यू पब्लिश इंफॉर्मेशन? Obviously no. Obviously no. And then what about if that 3 months has not expired, the time limit to file appeal? Obviously no. If the time limit to file appeal or if it is already in appeal, then publication of information is not allowed. Otherwise, publication can be done. Have you come across any case, sir? No, till date. कभी न्यूज़पेपर में मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है गवर्नमेंट का ये टैक्स एवेडर है. Haven't come across. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका अभी तक नहीं देखा है. लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोविजन. आई वांट यू टू रीड दिस प्रोविजन योरसेल्फ एंड यू विल टेल मी क्या पब्लिश कर सकते हैं, हु विल ऑथराइज दिस, कहाँ पब्लिश कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हैं एंड इज देयर सम लिमिटेशन दैट कैनॉट बी पब्लिश्ड. I mean, while which publication cannot be done.
Done. So, can partner's name be furnished? Yes, obviously, yes. Okay. Have a look at common portal. आई एम श्योर यू नो कॉमन पोर्टल. फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे फिर. 160 बहुत अच्छा है, बट हैव अ लुक एट कॉमन पोर्टल फर्स्ट. डन. ग्रेट. ओके. नाउ लेट मी टेल यू वन केस विच हैपेंड. सी, डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस बनाने का वे ना, there are a lot of errors. Sometimes they make a error in the section, sometimes they make a error in the subsection, sometimes they make a error in the subclause. Can we use all this in our favor when we are fighting the matter in appeal? कि शो कॉज नोटिस में ये गलत था, ऑर्डर में ये गलत था. Obviously, yes, we can fight the matter. In fact, government has lost a lot of cases just because the orders were not passed correctly. Just because of that. Actually, short payment tha tax ka. But just because they had not given all the information correctly in the order, या provisions ठीक से use नहीं किया उन्होंने, just because of that they lost lot of cases. Now, as they were losing a lot of cases in service tax, central excise, they wanted to correct it in GST. And for that, they brought section 160. You know, section 160 में क्या लिखा हुआ है? An error is not an error. An omission is not an omission. A mistake is not a mistake if it is done by officer. Substance over form. अगर सब्सटेंस में वो ऑर्डर करेक्ट है या नोटिस करेक्ट है तो इट इज डीम्ड टू बी करेक्ट. You cannot question an error. Error is not a error. Omission is not a omission. Mistake is not a mistake. Imagine अगर ICAI भी ऐसा ही बोलता for answer sheets which you have written. Error is not an error. Omission is not an omission. Mistake is not a mistake. Now you can laugh on this. Just imagine this is part of GST Act. How much will judges laugh on this provision? How can you make such a provision? When you read, you'll feel, sir, this is giving power, undue advantage to government officers. How can you say error is not an error? Let's have a look at this provision. मेरा favorite provision है ये miscellaneous chapter में. Let's see. Assessment proceedings not to be invalid on certain grounds. No assessment, reassessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summon, other proceedings done, accepted, made, issued, initiated in pursuance to any provision of this act shall be invalid. No proceeding shall be invalid. No proceeding shall be invalid or deemed to be invalid merely because of any mistake, defect, or omission. If such proceedings are in substance and effect
in conformity with the intent, purpose or requirement of this act. मतलब टैक्स एवेडर ने अगर चोरी की है तो जस्ट बिकॉज ऑर्डर में थोड़ी गलती हो गई ऑफिसर से, ऐसे थोड़े कि हम लोग पैसे नहीं वसूलेंगे. एरर इज नॉट अ एरर, मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, डिफेक्ट इज नॉट अ डिफेक्ट. फिर से पढ़िए. Should this word be there in ICI Act? Sorry, should this language be there in ICI Act? Never ever. Okay. Next point makes sense. You cannot question service. Service मतलब आपको मिल, इशूइंग इज जब वो लोग इशू करते हैं, सर्विस इज जब आपको वो नोटिस मिल गया है. यू कैनॉट क्वेश्चन सर्विस इफ यू हैव रिप्लाइड टू इट. यू कैनॉट क्वेश्चन सर्विस इफ यू हैव रिप्लाइड टू इट. क्योंकि अगर आपने रिप्लाई कर दिया है मतलब वो आपको सर्व हो गया है. ए डू यू अग्री विद दिस? दिस आई थिंक इज वेरी लॉजिकल. If you have not been served properly, because there are mechanism to serve, common portal पे भेजना, email पे भेजना, hand delivery देना, registered post acknowledgement due, speed post, ये सब मोड्स दिया हुआ है. ये सब मोड से सर्विस होता है. अगर कोई और मोड यूज किया डिपार्टमेंट ने, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फोन करके बोल रहा है ये नोटिस इशू हुआ है, इतने अमाउंट का है. Is it a actual service as per the provisions of servicing notice? No, because a hard copy or tendering or email has to be sent. तो फोन करके बता रहा है आप गए डिपार्टमेंट, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया. Now you cannot question that it has not been served in accordance with GST law. Did you understand this? सर ऐसा हुआ है. We have seen people run to department when they get a call from department. Technically, you should not run. You should wait for a official document to come. कहाँ लिखा हुआ है सर? ये रहा, पढ़ो ये पढ़ो. Done? Okay. Even if you are running to department, please write that this has not been served properly. We question this particular proceeding. If you mention that, then you have safeguarded your position. हाँ, यू शुड. अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं, आपने रिप्लाई दे दिया, तो देन यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट दैट इट वाज नॉट सर्व प्रॉपर्ली. यू शुड ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ओनली. अगर आपको पता भी चल गया, फोन आया, तो आप ऑब्जेक्ट करो कि एज पर दिस प्रोविजन इट हैज टू बी सर्व्ड, इट हैज नॉट बीन सर्व्ड इन दिस in accordance with this provision, hence we are unable to file a reply. Okay, last provision for the day, rectification of error apparent from record. Can you rectify an error apparent from record? अभी एक चैलेंज दे रहा हूं मैं आप लोग को. ये प्रोविजन पढ़ के आपको बताना है कि ये जो 3 मंथ्स दिया हुआ है, ये 3 मंथ्स रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का है या रेक्टिफिकेशन
खत्म करने का है। मतलब अगर कोई एरर है तो ये 3 मंथ्स मेरे डिपार्टमेंट जाने के लिए है या डिपार्टमेंट को रेक्टिफाई कंप्लीट करने के लिए है? पढ़ के देखो, खाली फर्स्ट बुलेट पढ़ना। Is it time limit for department to rectify or is it time limit for me to apply for rectification? Because अगर आप ऐसे पढ़ोगे, may rectify any error within 3 months, तो आपको लगेगा कि 3 मंथ्स के अंदर एरर रेक्टिफाई करना है। अगर मैं रेक्टिफाई एनी एरर पढ़ू और ऐसे पढ़ू, own motion or where such or error is brought to its notice within 3 months, कैसे पढ़ू? मैं रेक्टिफाई विद इन 3 मंथ्स या ब्रॉड टू नोटिस विद इन 3 मंथ्स? एंड द विनिंग आंसर इज ब्रॉड टू नोटिस विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इश्यू। क्योंकि आगे दिया हुआ है, यू कैन नॉट डू रेक्टिफिकेशन आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। 6 मंथ्स इज द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, 3 मंथ्स इज द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रेक्टिफिकेशन। क्या? So 3 months is the time limit for bringing it to your notice and 6 months is the time limit for rectification. तो याद रखना 6 months तक rectification कर सकते हैं, but ये point has been asked as MCQ। अगर क्लरिकल या अर्थमेटिकल एरर है तो 6 महीना अप्लाई नहीं होगा, इट कैन बी रेक्टिफाइड एनी टाइम। सी दिस। बस 2+2 5 लिखा हुआ है तो वो कभी भी रेक्टिफाई कर सकते हैं इफ इट्स ओनली क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कंसीडर नहीं किया है, देन दैट हैज टू बी ब्रॉट विद इन 3 मंथ्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑर्डर शुड बी पास्ड विद इन 6 मंथ्स। समझ में आया? कैन समवन टेल मी, यहाँ ये क्या है, विदाउट प्रिजुडाइज टू 160, विच इज अ स्ट्रॉन्गर प्रोविजन, 160 और 161? 160 is a stronger provision because without affecting 160 but notwithstanding anything contained in the act, मतलब 161 सबको ओवरराइड करता है एक्सेप्ट 160। क्यों? 160 is a stronger provision क्योंकि वहां लिखा हुआ है एरर इज नॉट अ एरर, मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक। और 161 में पावर दिया है कि उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। हाँ, बट टेल मी वन थिंग, इज ऑफिसर on its own required to remove a error? nahi, because error is not a error. Are you clear with this? Yes. Okay, बाकी के प्रोविजंस कल पढ़ेंगे। लेट मी सी कितना आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज याद है। Supreme Court judgment which was available at that point of time, they have not considered, we had given in our submission. That's a mistake apparent from record because any higher authority decision has a precedence value and it has to be considered. तुम लोग इनकम टैक्स में बहुत सारे केसेस देखे होंगे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ। याद किसको है सर? हम लोग को ये याद नहीं है जो अभी पढ़ाया है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स।
Okay, let's talk about offenses and penalties. पहले 120 to 1 याद है कितने सारे offenses थे? सारे offenses में tax evaded और 10,000 whichever is high. 120 to 1A was for chartered accountant जो benefit retain कर रहा है. 120 to 1B was for e-commerce operator who allows unregistered persons to supply या उसका रिपोर्टिंग ठीक से नहीं किया. और कितना पेनल्टी लगेगा? जितना उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स होता और 10,000 विच एवर इज हाई. फिर 122 दो केस था, एफएमएस अदर देन एफएमएस, ये तो आप लोग को याद होगा. फिर 3 वाज 25,000, बाकी सब चीज 122 में था. हेल्पर्स, बेसिकली हेल्पर्स थे इसमें. 123 वाज बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल नहीं किया, 100 रुपीज पर डे. 124 वाज अ फाइन जो ये इंफॉर्मेशन, ये वाला जो 151 में डिपार्टमेंट ने मांगा है, ये फाइन लगेगा 10,000. 125 वाज जनरल पेनल्टी, आपको याद है 25,000 सीजीएसटी. क्या गवर्नमेंट ये सबको वेव कर सकता है बाय नोटिफिकेशन? यस. क्या लेट फी वेव कर सकता है? यस. माइनर ब्रीच क्या होता है जिसमें पेनल्टी नहीं लगेगा? Minor breach is less than 5,000 rupees. That is considered as a minor breach. या कोई documentation error है तो भी penalty waive off हो सकता है. That's the general disciplines of penalty. 129 comes forward, does not come forward. कुछ याद आ रहा है? Comes forward के लिए 200% of tax और डज नॉट कम फॉरवर्ड के लिए 200% ऑफ टैक्स और 50% ऑफ वैल्यू विच एवर इज हायर. और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए 2%, 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज हायर. फिर लोअर, सॉरी, एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए हमेशा लोअर है. और ट्रांसपोर्टर के लिए या तो ये 129 का पेनल्टी या 1 लाख विच एवर इज लोअर. वापस ट्रांसपोर्टर को हायर मत कर देना, भाग जाएगा, ट्रक ही नहीं लेके जाएगा. फिर 130 वाज कन्फिस्केशन में आपको रिडेम्पशन फाइन पे करना पड़ता है. वापस वहां भी सीखा मैक्सिमम मिनिमम. मैक्सिमम वाज मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेएबल. मिनिमम तो 0 आ रहा था, हाँ ये याद है सर. फाइन प्लस पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 शुड नॉट बी लेस देन 100% ऑफ द टैक्स. 132 सारे मेरे दोस्त सर, 1 to 2 करोड़, 2 to 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा सारे दोस्तों को. 138 कॉम्पाउंडिंग, दोस्त तो बाहर आ सकते हैं, दोस्त हाँ आ सकते हैं ना, पहली बार या हर बार? नहीं, पहली बार आ सकते हैं बाहर. पर 132B का कोई स्कोप नहीं है, वो नहीं मिलता है. कन्विक्शन हो गया है तो भी नहीं मिलेगा. एंड फिर वो पे करना पड़ता है. ACDE के लिए लिमिट्स है, वो 50%, 75%, 40 एंड 60. बाकी सब के लिए 25% ही नोटिफाई किया है. दिस इज व्हाट वी लर्नड इन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. एक बार जरूर रिवाइज करना ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज विदाउट फेल टुडे. थैंक यू फॉर 1 minute एक्स्ट्रा. Tomorrow we will end with GST and start